हेलो एवरीवन, आज डेट है 18 जनवरी 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि पेंच टाइगर रिजर्व को आपको जाकर के सबसे पहले मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था नाथुला पास से रिलेटेड, तो अगर मैप में हम व्यू करें तो जो नाथुला पास है वो हमारे सिक्किम स्टेट में सिचुएटेड है एंड इंडिया एंड चाइना के बीच में एक ट्रेडिंग पॉइंट के रूप में सिचुएटेड है। अब इंडिया के वो स्टेट जो चाइना के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पासेस सिचुएटेड हैं। इसको लेकर के प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा मैच द फॉलोइंग के अकॉर्डिंग। एक तरफ आपको दे देंगे पासेस के नेम और दूसरी तरफ पूछ लेंगे कि कौन से स्टेट से रिलेटेड है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पासेज हैं उनकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे, आप जाकर के वहां पर व्यू कर सकते हो। वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। द हिंदू का अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर जो न्यूज़ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो वर्चुअल समिट हुई दावोस में, एक तरीके से उसमें अदर कंट्रीज़ के जो भी मेंबर्स हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने वर्चुअली तरीके से यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश की। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए। उन्होंने बोला कि ये जो प्रेजेंट टाइम है वो पेंडेमिक टाइम है, सभी को पता है, लेकिन इंडिया ने इस टाइम सिर्फ अपनी कंट्री के लिए ना सोच करके पूरे वर्ल्ड के लिए सोचा और हमने वन अर्थ वन हेल्थ विजन के अकॉर्डिंग वर्क करते हुए कंप्लीट हर कंट्री को कोशिश की कि वहाँ पर एसेंशियल मेडिसिन को वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड करवाई जा सके। ना सिर्फ हमने अपने लेवल पर अपने जो बायलैटरल रिलेशंस है या फिर अपने नेबर कंट्रीज़ को हेल्प ना करते हुए और सारी कंट्रीज़ यूएन का जो कोवैक्स इनिशिएटिव है जिसको यूएस बैक्ड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी हमने अदर कंट्रीज को भी वैक्सीन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बोला कि हमारे यहाँ पर अगर हम देखें तो जल्द ही बहुत सारी कंट्रीज के साथ में हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारा जो यूथ है वहाँ पर स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बहुत हाई लेवल की है। ओके, तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बताए हैं उन्होंने अपनी कंट्री के कि हमारी कंट्री ने किस तरीके से पेंडेमिक के दौरान काम किया है। तो जब भी ये क्वेश्चन आए कि इंडिया ने अपनी तरफ से क्या क्या जो स्टेप्स है वो उठाए कि कोविड पेंडेमिक को हम एक तरीके से काउंटर कर सके, तो इसमें आप यूज़ कर सकते हो स्पेसिफिक कंट्रीज़ के नेम लिख करके आप यहाँ पर अपना आंसर जो है उसको लिख सकते हो कि इंडिया ने किस तरीके से अपनी कोशिश की। अब यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात हुई है तो उससे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को 1971 में नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन के रूप में एस्टेब्लिश किया गया था। स्टार्टिंग में इसका जो नेम था वो था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। 1987 में इसका नाम चेंज करके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डिक्लेयर कर दिया गया। इसका मेन एम ये था कि पूरे वर्ल्ड की जो स्टेट है उसमें बिजनेस, पॉलिटिकल, एकेडमिक और जो भी सोसाइटी के जो अदर लीडर्स हैं उन सभी को इंक्लूड करके इंगेज करके जो हमारी इंडस्ट्री एजेंडा है, ग्लोबल रीजनल जो एजेंडा है, उनको हम एक शेप दे सके, इसीलिए इसको बनाया गया था। मतलब हर तरीके के जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया जाए, वो अपने अपने आइडियाज़ रखें जिसके बेसिस पर हम हमारे हर सेक्टर को डेवलप कर सके। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे प्रीलिम्स में क्या दे दिया जाता है, कुछ रिपोर्ट्स के नेम दे दिए जाते हैं और फिर पूछ लिया जाता है कि इसको कौन पब्लिश करता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और इसके अलावा ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, आपको जो नेम है वो ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, देखो कल हमने एक न्यूज़ डिस्कस की थी कि पंजाब में जो सभी पार्टीज़ है वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अर्ज किया है कि जो 14 फेब आपने डेट डिक्लेयर की है उसको एक्सटेंड कीजिए, क्योंकि उस दिन गुरु रविदास जी की जयंती है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाएगा। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो पोलिंग डेट है पंजाब में उसको 20 फेब डिक्लेयर कर दिया है। गुरु रविदास से रिलेटेड कल भी हमने फैक्ट्स व्यू किए थे। हालांकि इनकी जो मतलब किस दिन इनका जन्म हुआ था ये ज़्यादा
ज़्यादा इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, लेकिन अगर हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग देखें तो माघ पूर्णिमा को इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनकी एक इंपॉर्टेंट डिसाइपल जिनका नाम है मीराबाई, और इसके अलावा ये जो कबीर जी जो हुए उनके कंटेम्प्रेरी के रूप में डेवलप हुए थे, मतलब उसी टाइम इनका भी बर्थ आता है जिस टाइम कबीर जी का बर्थ आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी टीचिंग्स हैं जो हमें एक सोसाइटी को एक बेटर वे में डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। इक्वलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, रिलीजन कास्ट इनको हमेशा से उन्होंने अवॉइड किया और सभी को साथ लेकर के चलने की उन्होंने कोशिश की। जो भी उनकी टीचिंग्स रही उनमें ये सारी बातें उन्होंने हमेशा इंपॉर्टेंटली रखी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर जुडिशरी ने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया। जुडिशरी में एक पिटीशन फाइल होती है और उसको लेकर के जुडिशरी ने बोला कि हो सकता है कि कोविड की जो थर्ड वेव है वो आए। हमने देखा कि फर्स्ट वेव में हमारे जो ओल्ड एज के जो पर्सन्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ, सेकंड वेव में जो हमारी यंग एज के पर्सन हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुए, और जो थर्ड वेव है वो चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा हिट कर सकती है। और हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गलियों में रहते हैं, ऑर्फेंड हैं, अबेंडेंड हैं, तो उन सभी के लिए जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो वर्क करे, जो ब्यूरोक्रेसी है वो वर्क करे, उन बच्चों को जो कोविड की थर्ड वेव से उनसे बचाने की कोशिश करे, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए वर्क किया जाए। ब्यूरोक्रेसी जो मिलकर के जो हमारी मतलब रीजनल एरिया में जो भी हमारी अथॉरिटी है उसके साथ मिलकर के ये सारा वर्क किया जा सकता है। जुडिशरी ने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट भी दिया कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस कोविड पेंडेमिक से लड़ने के लिए कभी भी ये ना सोचे कि जुडिशरी कुछ स्टेटमेंट देगा तभी जा करके कुछ काम होगा। ओके, अपने लेवल पर भी हम इस तरीके के जो भी इश्यूज हैं उनको सोल्व करने की कोशिश की जा सकती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर देखो, यूएई में टैंकर ब्लास्ट होता है और वहाँ पर 2 इंडियन और 1 पाकिस्तानी की डेथ हो जाती है। हालांकि ये माना जाता है कि ये जो अटैक किया वो यमन में जो हैती रेबेल्स हैं, हैती ग्रुप है वहाँ पर, और उन्होंने इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो अटैक है वो हुआ है ड्रोन अटैक। तो आप देख रहे हो कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है उसी तरीके से जो सिक्योरिटी के इश्यूज है वो भी सामने अलग तरीके से आ रहे हैं। पहले बम ब्लास्ट होते थे, उसके अलावा कुछ अलग तरीके से टेररिज्म को इंक्रीज करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ में मिल करके टेररिज्म का एक नया रूप देखने को मिल रहा है। तो टेररिज्म से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से नए नए इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, तो ड्रोन अटैक का आप इसमें आंसर कर सकते हो। ड्रोन का भी हमने देखा कि इंडिया में भी इसी तरीके का अटैक हुआ। ड्रोन की वजह से कुछ अटैक देखने को हमारे बॉर्डर एरिया में अटैक देखने को मिले। हालांकि ड्रोन के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। कोविड के टाइम में हमने देखा कि बहुत सारे मेडिसिन ऐसे एरिया जहां तक रीच जो है वो इजीली पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो वहां पर ड्रोन्स की सहायता से हमने मेडिसिन, वैक्सीन ये सारी प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर ये जो इशू देखा, इसी तरीके से इसी मंथ में एक इशू और देखने को मिला जब रेड सी में भी यूएई की जो शिप, अबू धाबी की जो शिप है उसमें भी इंडियंस लोग शामिल थे उस शिप में, और उसके ऊपर भी अटैक होता है और वहाँ पर भी कुछ इंडियंस जो है उनकी डेथ हो जाती है। उन लोग उस जो शिप थी उसको कैप्चर कर लिया जाता है रेड सी में। तो रेड सी का जो मैप है उसको हम व्यू कर लेते हैं एक बार। यहाँ देखिए, देखो ये जो रेड सी है वो यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन एंड मेडिटेरियन सी को स्वेज कैनाल के थ्रू आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। यहाँ पर उस शिप को कैप्चर किया गया और उसमें जो इंडियंस थे उन लोगों को मार दिया गया। सेम इसी तरीके का यहाँ पर इशू देखने को मिला है। ये यमन कंट्री है और जो यमन है वो वहाँ पर हैती रिबेल्स हैं, उन्होंने ये अटैक किया है और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है कि हमने ये अटैक किया है। इंपॉर्टेंट ये है कि ड्रोन का यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो मतलब सिक्योरिटी के लिए जो इश्यूज है वो अलग लेवल पर डेवलप होने लग गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए, एडिटोरियल पेज पर है। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है उसमें पंजाब की जो कंडीशन है उसके बारे में बताया गया है। इसमें बोला गया है कि जब लास्ट असेंबली इलेक्शन 2017 में थे तब भी पंजाब में वो ही इशू थे जो आज बने हुए हैं। मतलब यहाँ पर पार्टीज चेंज हो रही हैं लेकिन जो इशू हैं वो रेगुलर सेम बने हुए हैं। अब इशू कौन कौन से हैं? अनएम्प्लॉयमेंट
endemic drug abuse, mafias that control the liquor and sand trade, farm debts and depleting ground water। ये सबसे बड़ी यहाँ की हॉन्टिंग प्रॉब्लम्स हैं और रेगुलर बनी हुई हैं। इस आर्टिकल में देखो वैसे तो पॉलिटिकल बेसिस पर बताया गया है कि कौन कहाँ से अपने क्या एजेंडा रख रहा है, किस तरीके से कोशिश कर रहा है यहाँ पर पावर में आने के लिए। और हमने देखा कि जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने भी अपने आप को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, तो एक तरीके से यहाँ पर एक नया चेंजेस देखने को मिलेगा। लेकिन जो इश्यूज है वो काफ़ी लंबे टाइम से सेम बने हुए हैं, तो यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट है इन इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो चाइना और लिथुआनिया जो कंट्री है उनके बीच में रिलेशन को लेकर के है। चाइना और लिथुआनिया जो कंट्री है उनके रिलेशन काफ़ी शानदार, काफ़ी बेहतरीन रहे। चाइना ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया, लिथुआनिया यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उनको इकोनॉमिक सपोर्ट देने की कोशिश की, जैसे हमारे नेबर कंट्री श्रीलंका को देने की कोशिश की। उसके बाद में क्या हुआ कि लिथुआनिया जो कंट्री है उसने ताइवान के साथ में भी अपने जो रिलेशन है वो मेंटेन करने की कोशिश की। चाइना ने जस्ट अपना रिस्पॉन्स क्रिएट किया और वहाँ पर जो भी उनकी एम्बेसी थी उनको ब्लॉक करने की कोशिश की, उनके साथ में जो भी रिलेशंस थे उनको ख़त्म करने की कोशिश की, बहुत सारा जो सपोर्ट था उसको वापस लेने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो लिथुआनिया कंट्री है वो एक तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस में सेम तरीके से कैप्चर हो गया है जिस तरीके से हमारा नेबर कंट्री श्रीलंका। ओके, अब यहाँ पर जो अदर यूरोपियन यूनियन है और अदर जो यहाँ पर कंट्रीज़ है वो हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाइना ने ये रिस्पॉन्स लिथुआनिया के खिलाफ में इसलिए दिया कि अदर कंट्रीज़ जो अगर ताइवान के साथ में ऐसे रिलेशन मेंटेन करते हैं तो उनके साथ में इसी तरीके का इशू होगा। ताइवान के पास साथ में हमें पता है कि ताइवान एक आइलैंड कंट्री जो चाइना के पास सिचुएटेड है। चाइना उसको क्लेम करता है कि वन चाइना नेशन के रूप में उसको सिचुएटेड करता है, लेकिन ताइवान जो कंट्री है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डेवलप करता है। ओके, वो मानता है कि हम इंडिपेंडेंट कंट्री के सिचुएटेड हैं, हम किसी के भी अंडर नहीं है, और इसी की वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ में जो रिलेशंस हैं वो चाइना के एग्रेसिव देखने को मिलते हैं ना। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है, जो हमारे फार्मर्स हैं जो साथ साथ में लिव स्टॉक फार्मिंग की भी करते हैं उनको लेकर के यहाँ पर आर्टिकल है। राइटर ने ये बोला है कि हमारे इंडिया की जो 20th लाइव स्टॉक सेंसस हुई है उसमें ये माना गया है कि लाइव स्टॉक की जो लिव स्टॉक की पॉपुलेशन हमारे इंडिया में 537 मिलियन है, मतलब, और इसमें से भी 95.8% जो है वो रूरल एरियाज़ में है। ओके, मतलब ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है एनिमल की वो रूरल एरियाज़ में है। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो जो भी हमारे एनिमल हैं, जो भी हमारे लिव स्टॉक है, इनके लिए इजीली मेडिसिन, इजीली डॉक्टर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सबसे बड़ी परेशानी है, सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम है उस जिसको लेकर के जो हमारे फार्मर्स हैं वो कंपेल करते हैं कि हमें हमारे विलेजेस से काफ़ी दूर ट्रैवल करता है जब भी हमारे एनिमल्स को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इस आर्टिकल में फोकस किया गया है कि लिव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी ऐसी मोबाइल यूनिट डेवलप की जाए, मोबाइल वेटनरी यूनिट्स, ताकि उनका यूज़ किया जा सके। और देखो जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी इनकम डबल करने का जो हमने टारगेट लिया है, अगर ये सब कुछ हमारे फार्मर्स जो हैं उनकी इनकम ना सिर्फ फार्म से आती है बल्कि जो लिव स्टॉक को रियरिंग करते हैं इनसे भी उनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। इससे क्या होगा, जो हमारे जो टारगेट्स हैं, एक तो हम हमारे एनिमल पॉपुलेशन को सेव कर पाएंगे, जो हमारी मेडिकल सेटअप है एनिमल्स के लिए उसको और ज़्यादा अच्छे से हम डेवलप कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे फार्मर्स का जो इनकम डबल करने का जो टारगेट है उसको भी हम इजीली अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर जो आर्टिकल है पेज नंबर 7 पर केरला स्टेट को लेकर के है। केरला में एक ट्रेन डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। ओके, 530 किलोमीटर की नॉर्थ टू साउथ सेमी हाई स्पीड की ये ट्रेन होगी और स्टैंडर्ड गोज रेल लाइन के थ्रू इसको ट्रेवल किया जाएगा, मतलब इसको बनाया जाएगा। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो ये इजीली कनेक्टिविटी देगी। सिंपल लैंग्वेज में इसमें बोला गया है कि अगर ये ट्रेन डेवलप होती है और कनेक्टिविटी इजीली डेवलप होती है तो बहुत सारे हमारे इश्यूज यहाँ पर बताया गया है कि रोड्स पे जो अवेलेबिलिटी है यहाँ पर व्हीकल्स की वो बहुत ज़्यादा है। इसमें हमारे केरला स्टेट की अगर हम बात करें तो हर 10th पर्सन पे जो पर्सन है उसने कार गेन कर रखी है, मतलब कार को खरीद रखा है, खुद का पर्सनल व्हीकल है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक लाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलती है और पोल्यूशन
ट्रैफिक होगा तो पोल्यूशन होगा। अब इस तरीके से हम रेल बनाएंगे तो रेल से क्या होगा, बहुत सारे जो पर्सन है वो एक बार में ही, ये जो ट्रेन है बहुत सारे पर्सन को एक बार में ही अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का कोशिश करेगी। इससे पर्सन जो है वो अपने पर्सनल व्हीकल का कम से कम यूज़ करेंगे, और जब पर्सनल व्हीकल कम से कम होगा तो रोड्स पे जो एक तरीके से ट्रैफिक जो अवेलेबिलिटी होती है वो कम होगी। उसकी वजह से जो ट्रैफिक जैम जैसे इश्यूज देखने को मिलते हैं वो कम होगा, पोल्यूशन जो है वो कम होगा, जो हमारे सोर्सेज है, फ्यूल है, उनको हम सेव कर पाएंगे, बहुत सारे इश्यूज जो हैं उनको हम इजीली रिड्रेस कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 8 पर। अब सभी को पता है 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होता है। अब रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर इस बार क्या अलग होने वाला है, क्या क्या नई चीज़ें यहाँ पर इंट्रोड्यूस की जाने वाली है, तो सबसे पहले जो हमारी यहाँ देखिए 75 एयरक्राफ्ट जो हैं वो फ्लाई पास्ट में इस बार पार्टिसिपेट करेंगे। 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये एक तो नई चीज़ होगी, मतलब ग्रैंड फ्लाई पास्ट जो है वो रिपब्लिक डे पे होगा, इसकी प्लानिंग की जा रही है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये आई है कि देखो कुछ स्टेट ने, जैसे कि यहाँ देखिए तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और केरला, उन्होंने ये बोला है कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के दौरान जब परेड ऑर्गेनाइज की जाती है तो कुछ इस तरीके की यहाँ पर, जिसको आप टैब्लू जो बोलते हो, ये जो टैब्लू है वो यहाँ पर दिखाए जाते हैं। हर कुछ स्टेट्स की जो टैब्लू हैं उनको एक तरीके से चॉइसेस किया जाता है, उनको चुना जाता है और फिर उनका यहाँ पर शो किया जाता है। इससे क्या होता है कि उस स्टेट की जो स्पेसिफिक क्वालिटीज़ जो होती हैं वो यहाँ पर शो करने की कोशिश की जाती हैं, जिससे पता चले, क्योंकि हमें पता है कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के दौरान जो हमारी परेड शो होती है उसको विदेश तक, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ तक उसको व्यू किया जाता है, जिससे क्या पता चलेगा कि हमारी जो कल्चर है, हमारी जो हेरिटेज है उनको पता चलेगा, और बहुत सारे जो हमारे सेक्टर्स हैं वो इससे डेवलप होंगे, ताकि जो टूरिज्म की तरफ भी हम अट्रैक्ट कर सके। हमारी कंट्री की जो एक वर्सेटिलिटी है या फिर उसकी जो क्वालिटीज़ है, जब उसको हम सेंड करते हैं या फिर व्यू करवाते हैं तभी पता चलता है कि इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है, इंडिया में कितनी यूनिकनेस है। अब इन स्टेट्स ने ये बोला है कि हमारे जो टैब्लू हमने बनाए थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिजेक्ट कर दिया गया है। हालांकि देखो ये बोला जा रहा है कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपनी जो लिस्ट है उसको पब्लिश नहीं किया है, मतलब अभी तक जो पब्लिश नहीं हुई है कि भाई किस किस को यहाँ पर जो सिलेक्ट किया गया है, लेकिन इन स्टेट्स ने ये आरोप लगाए हैं। तो ये जो टैब्लू है इसको लेकर के वेस्ट बंगाल ने ये बोला कि हम अपने टैब्लू में जो INA, मतलब सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड हमारा इस बार से टैब्लू था, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिक्लेयर किया गया है कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो है वो 24 जनवरी से स्टार्ट ना होकर के 23 जनवरी को होगा, क्योंकि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी आती है। ओके, अब देखो हमने ये देखा कि हमारी प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स उठाने की कोशिश की है ताकि हमारी सोसाइटी के ऐसे पॉइंट्स, ऐसे कल्चर इवेंट्स जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, उनको स्पेसिफिक डे सेलिब्रेशन के रूप में अवेयर करके उन सभी चीज़ों को जो हमारी सोसाइटी है उनके लिए जनरेट करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने कोशिश किया 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, सरदार पटेल की जो बर्थ है, जन्म जो हुआ उनका 31 अक्टूबर को हुआ था, और हमें पता है कि हमारी कंट्री को यूनाइट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। 15 नवंबर को जो ट्राइबल गौरव दिवस है उसके रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी उस दिन आती है। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में हम सेलिब्रेट करने लगे। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करने लगे, और 14 अगस्त को जो पार्टीशन हुआ था उसको एक तरीके से रिमेंबर करने के लिए ये डे इसी साल से हम सेलिब्रेट करने लगे हैं। तो हमारी सोसाइटी के कुछ ऐसे पॉइंट्स जो काफ़ी ज़्यादा हम सभी लोगों के लिए अवेयरनेस नहीं थी, उन पॉइंट्स को लेकर के उनको गवर्नमेंट ने अवेयर करने की कोशिश की है। मतलब हमारी जो कल्चर एंड हेरिटेज वाली जो चीज़ें हैं उनको डेवलप करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, और इसीलिए 23 जनवरी को इंक्लूड किया गया है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन डे के रूप में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए पेज नंबर 10 पर, एक सेकेंड। यहाँ पर जो आर्टिकल है फर्स्ट वो कोविड से रिलेटेड है।
यहाँ पर बताया गया है कि जो वैक्सीन है वो हमने 15 टू 17 एज ग्रुप वालों को देने की कोशिश की है, अभी स्टार्ट किया है ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम, और जल्द ही 12 टू 14 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम जल्दी स्टार्ट किया जाएगा। लगभग मार्च तक ये प्रोग्राम है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो हमारे कथक लेजेंड बिरजू महाराज, उनकी डेथ हो गई 83 एज में। ओके, तो हमारे लिए जो कथक वर्ड है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कथक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। देखो, हमारे इंडिया में 8 क्लासिकल डांस हैं, और ये जो 8 क्लासिकल डांस हैं इनको संगीत नाटक अकादमी ने रिकॉग्नाइज किया है। ओके, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो एक साथ में मिलकर के मतलब ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि किनको हम क्लासिकल डांस में इंक्लूड करेंगे। तो प्रेजेंट टाइम में 8 क्लासिकल डांस हैं। हमारे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हो जाती हैं, आपको ध्यान में रखना है। अब कौन सा जो डांस है वो कहाँ को रिप्रेजेंट करता है, कहाँ से बिलोंग करता है? सबसे पहले भारतनाट्यम। भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करता है। कथक जो है उत्तर प्रदेश। कुछ यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम देखें तो ओडिसी जो है वो उड़ीसा से, कथकली जो है वो केरला से। देखो, केरला से 2 जो डांस है वो बिलोंग करते हैं, एक तो कथकली बिलोंग करता है और एक बिलोंग करता है मोहिनी अट्टम। ओके, मणिपुरी आपको पता है मणिपुर स्टेट से, जो सतरिया जो है वो असम स्टेट से, और जो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश स्टेट से बिलोंग करता है। तो ये जो कौन से डांस हैं, कौन से स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये नेम जो है वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि केरला से 2 डांस बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए पेज नंबर 11 पर, फॉरेन पेज पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को लेकर के ही डिस्कशन है। चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी अपने आप को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जब यहाँ पर अपने स्टेटमेंट या एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली। उन्होंने बोला कि कोल्ड वार जैसी मेंटेलिटी चाइना की नहीं है। चाइना जो है वो हर पॉइंट के ऊपर वर्क करने की प्रेजेंट टाइम में कोशिश कर रहा है। आप ये नहीं बोल सकते कि हम कोल्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चाइना ने बोला कि चाहे क्लाइमेट चेंज की बात हो, चाहे कोविड की बात हो, हर इशू को हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। क्लाइमेट चेंज के दौरान भी हमने अपना टारगेट डेवलप किया है कि इस टाइम तक हम अपना जो कार्बन न्यूट्रलिटी है उसको लेकर के आएंगे। दूसरी बात की उन्होंने कोविड की। कोविड के दौरान हमने वैक्सीन जो है वो शेयर करने की कोशिश की है। 1 बिलियन डोज ऑफ वैक्सीन जो है वो अदर कंट्रीज़ को हमने प्रोवाइड की है। इसमें उन्होंने अदर यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं उनके नेम प्रोवाइड करने की कोशिश की है। हालांकि कुछ इश्यूज हैं प्रेजेंट टाइम में। अगर हम देखें तो चाइना का ताइवान के साथ इशू है, साउथ चाइना जो है, साउथ चाइना सी, वहाँ पर कुछ इश्यूज है। कुछ ह्यूमन राइट्स भी हैं, ह्यूमन राइट्स प्रॉब्लम भी है, जैसे जिनजियांग रीजन में बोला जाता है ट्रेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये कुछ इश्यूज हैं जिनके बेसिस पर ये बोला जाता है कि यूएस और चाइना के बीच में जो कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन है वो इंक्रीज हो रही है। लेकिन चाइना ने ये बोला है कि हम कोल्ड वॉर जैसी मेंटेलिटी को फॉलो नहीं करते, हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस पर, रिजल्ट पर वर्क करते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर सब कुछ पीसफुल, लॉ एंड ऑर्डर तरीके से हो, सभी के जो इंटरेस्ट हैं वो सर्व हो सकें और हमारे जो कंट्री के इंटरेस्ट हैं वो भी सर्व हो सके। इसके लिए ना हम किसी दूसरे कंट्री को एनक्रोच करना चाहते हैं, ना दूसरे कंट्री को अपने अंडर करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ ये चाहते हैं कि सभी जो कंट्रीज़ हैं वो एक साथ में मिल करके वर्क कर सके। ओके, यहाँ पर जो 1 बिलियन की उन्होंने बात की है, जिसमें 600 मिलियन डोजेज उन्होंने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को प्रोवाइड करवाई है। 150 मिलियन जो है वो साउथ ईस्ट एशिया को प्रोवाइड करवाई है। हमें पता है कि कोविड की जब फर्स्ट वेव थी उस टाइम चाइना ने साउथ कंट्रीज़ जो है, साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ के साथ में रेगुलर डिस्कशन किया और उन कंट्रीज़ को एक तरीके से अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करने की भी चाइना ने कोशिश की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर, ये जो आर्टिकल है, देखो, यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस जो हैं उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। उन्होंने ये बोला कि अगर कंप्लीट वर्ल्ड को हम वैक्सीनेट करते हैं तो इस पेंडेमिक को हम ख़त्म कर देंगे। उन्होंने बोला कि अगर 1% को भी हम पीछे छोड़ते हैं, मतलब ये जो इशू है, ये जो प्रेजेंट टाइम में जो पेंडेमिक है, इसको हमने ग्लोबली लेवल पर ट्रीट करना है। अगर हम कंट्री लेवल पर सोचने लगेंगे तो जो अदर कंट्रीज़, जो पुअर कंट्रीज़ हैं, उनको वैक्सीन प्रोवाइड नहीं हो पाएंगी। और अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम से 1% बचता है तो हम ये मानेंगे कि पूरा का पूरा जो ग्लोबली लेवल पर पूरा वर्ल्ड है वो पीछे रह गया है।
तो सभी को हमें इक्वली ट्रीट करना है, तभी जा करके इस इशू को हम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और कोविड की जो वैक्सीन्स हैं वो सभी कंट्रीज़ को प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, ताकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम जितनी जल्दी हम कंप्लीट करेंगे उतनी जल्दी जो है इस पेंडेमिक को ख़त्म करेंगे। क्योंकि अगर वैक्सीनेट से अगर 1% भी बचता है तो हम नए वेरिएंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और जो नया वेरिएंट है वो कब अक्रॉस बॉर्डर स्प्रेड हो जाएगा वो पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो यूक्रेन रशिया इशू को लेकर के है। हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में बॉर्डर इशू चल रहा है। हालांकि अभी हमने प्रेजेंट टाइम में देखा कि यूक्रेन ने क्लेम किया है कि उनकी जो गवर्नमेंट साइट्स हैं वो कुछ टाइम के लिए हैक हो गई थी, मतलब एक तरीके से मालवेयर अटैक उनके ऊपर किया गया है, साइबर अटैक उनके ऊपर किया गया है। तो अदर कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ में जर्मनी एंड नाटो कंट्रीज जो हैं उन्होंने कीव के साथ में, मतलब यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव, उनके साथ में कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं कि वहाँ की साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हम वर्क करेंगे। ओके, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो नॉर्थ कोरिया को लेकर के है। नॉर्थ कोरिया बार बार अपने यहाँ पर जो मिसाइल्स हैं उनको बार बार उनकी लॉन्चिंग कर रहा है, उनको टेस्ट कर रहा है। अब देखो, इस तरीके के इशू जब होते हैं कि कोई कंट्री जो है अपने इस तरीके के वेपन्स डेवलप करने की कोशिश करता है, तो उसकी वजह से वहाँ पर अगर हम देखें तो जो उसके रीजनल एरिया में कंट्री है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। इस महीने की अगर हम बात करें तो दिस मंथ में जो नॉर्थ कोरिया है उन्होंने अपने 4th वेपन जो है उनको इस महीने में टेस्ट किया है, और यूएस के साथ में जो भी उनकी टॉक्स हुई उनको एक तरीके से इग्नोर करने की कोशिश की है। अब देखो, नॉर्थ कोरिया का मैप को अगर आप व्यू करोगे तो नॉर्थ कोरिया अगर अपनी तरफ से अपने जो इस तरीके के वेपन्स को डेवलप करता है तो इसकी वजह से चाइना, यहाँ पर रशिया, ये हो गया जापान, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया की, इसके अलावा इसके यहाँ पर देखें ईस्टर्न पार्ट पर तो यूएस, इन सभी कंट्रीज़ को एक तरीके से कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। उनको मानना होता है कि यहाँ पर अगर नॉर्थ कोरिया अपने वेपन्स को डेवलप करता है तो इन कंट्रीज़ को एक थ्रेट लगती है कि इन कंट्रीज़ के ऊपर कभी भी चाहे जो है वो नॉर्थ कोरिया अटैक कर सकता है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक तरीके से ना तो अपने आप को किसी भी ट्रीटी की ना ही किसी कंट्री के जो स्टेटमेंट है उनके अकॉर्डिंग रूल करता है। वहाँ पर तो हमें पहले ही पता है कि ऑटोक्रेसी है वहाँ पर, और जो वहाँ का जो रूलर है वो एक तरीके से अपने आप को डेवलप करने के लिए या अपने आप को मोर पावरफुल एस्टेब्लिश करने के लिए इस तरीके के अटैक कर भी सकता है। तो जब भी नॉर्थ कोरिया अपनी तरफ से किसी भी मिसाइल की टेस्टिंग करता है तो यहाँ पर जो रीजनल एरिया में जो कंट्रीज़ हैं उनको लेकर के उनको एक थ्रेट लगती है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ अटैक देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस तरीके की जो कंट्रीज यहाँ पर जो किसी रूल एंड रेगुलेशंस को नहीं मानते, किसी ट्रीटी के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते, वो कब किसके ऊपर कुछ अटैक करें वो उसको लेकर के देखो। पहले तो ऐसे जो कंट्री है वो ना तो, इसीलिए बार बार जो यूएस है वो डिस्कशन करना चाहता है नॉर्थ कोरिया के साथ में कि ताकि इस इशू को हम रिड्रेस कर सकें और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो नॉर्थ कोरिया कंट्री है वो अपना बिहेवियर करे। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो टोंगा आइलैंड, हमने देखा कि टोंगा जो कंट्री है वो एक आइलैंड कंट्री है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं यहाँ पर, और उन आइलैंड्स में वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिला जिसकी वजह से इस एरिया जो है वो सुनामी इफेक्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पर हमें पता है कि जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है वाटर में तो वाटर की जो वेव्स हैं वो इंक्रीज़ हो गई हैं, जिसकी वजह से ये जो कंट्री है काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। ना सिर्फ ये कंट्री बल्कि न्यूजीलैंड का जो कोस्टल एरिया है वहाँ तक इस तरीके के इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को, द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।